इस कहानी के सारे किरदार और घटनाएं काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। दिल्ली की सर्दियों की वो सुबह कोहरे में लिपटी हुई थी। सूरज की किरणें धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन शहर अभी भी एक धुंधली परछाई में डूबा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे रवि कुमार का जीवन, एक अधूरी रोशनी में, जहां उम्मीद की किरणें कभी पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पातीं। रवि की आंखें खुलीं तो छत पर लगे पुराने पंखे की ओर देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। वही पुराना जंग खाया हुआ पंखा जो पिछले 3 सालों से उसके साथ था। कमरा छोटा था, इतना छोटा कि एक चारपाई, एक टूटी हुई अलमारी और कोने में रखा एक गैस स्टोव ही सब कुछ था। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और खिड़की के शीशे पर धूल की मोटी परत जमी थी। 22 साल का रवि कुमार। चेहरा तो खूबसूरत था, तीखे नैन नक्श, घने काले बाल और आंखों में एक अजीब सी गहराई। लेकिन वो खूबसूरती अब एक बोझ की तरह लगती थी, जैसे किसी ने किसी कीमती चीज को कूड़ेदान में फेंक दिया हो। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं जो किसी 22 साल की युवा पर नहीं होनी चाहिए थीं। उसने फोन उठाया। सुबह के 6:30 बज रहे थे। आज फिर से उसी रूटीन की शुरुआत, उसी जीवन की जो हर दिन उसे थोड़ा और तोड़ देती थी। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन थी, बॉस का मैसेज, आज 8 बजे तक पहुंच जाना, बहुत सारे ऑर्डर हैं, देर की तो 500 रुपये काट लूंगा। रवि ने फोन को तकिए के नीचे दबा दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए वो फिर से सो जाना चाहता था, हमेशा के लिए। लेकिन पेट में भूख की हल्की सी टीस ने उसे याद दिला दिया कि कल रात उसने सिर्फ एक पराठा और चाय पी थी। खाने के लिए पैसे चाहिए और पैसों के लिए उस नौकरी की जरूरत थी जो उसे हर दिन थोड़ा और मार रही थी। रवि ने खुद को उठाया और छोटे से बाथरूम की ओर बढ़ा। नल से टपकता पानी ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। गीजर, वो तो 2 महीने पहले ही खराब हो गया था और मरम्मत के पैसे नहीं थे। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और शीशे में अपनी परछाई देखी। आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर सूखापन और चेहरे पर एक खोखलापन, जैसे कोई अंदर से खाली हो गया हो। तुम्हारे जैसा खूबसूरत लड़का इस हालत में, कभी उसकी माँ कहती थी। लेकिन माँ अब नहीं थी, पिताजी भी नहीं थे। 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में दोनों एक साथ चले गए थे। उस दिन के बाद से रवि अकेला था, बिल्कुल अकेला। कोई चाचा, कोई मामा, कोई रिश्तेदार नहीं जो पूछता कि रवि तुम ठीक तो हो। उसने एक पुरानी टी शर्ट पहनी जिसका रंग धुलते धुलते फीका पड़ चुका था, और वो लाल जैकेट जिस पर क्विक बाइट डिलीवरी लिखा हुआ था। ये जैकेट उसकी पहचान थी, उसका यूनिफॉर्म और साथ ही उसकी जिल्लत का प्रतीक भी। बाहर निकलते ही सर्दी ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने अपनी पुरानी बाइक की ओर देखा, एक हीरो होंडा स्प्लेंडर जो शायद उससे भी ज्यादा टूटी फूटी थी। बाइक का साइलेंसर ढीला हो गया था और हर बार जब वो चलती तो एक अजीब सी आवाज निकलती थी, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। रवि ने बाइक स्टार्ट की। 2-3 बार किक मारने के बाद वो बड़ी मुश्किल से चालू हुई। उसने एक्सेलरेटर घुमाया और धुंध भरी सड़कों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हर तरफ लोग थे, कुछ ऑफिस जा रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे और कुछ बुजुर्ग सुबह की सैर पर। सबके चेहरे पर एक उद्देश्य था, एक दिशा थी। लेकिन रवि, उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ भटक रहा है, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उम्मीद के। क्विक बाइट डिलीवरी का ऑफिस एक छोटी सी दुकान के ऊपर था, एक तंग गंदी जगह जहां लगभग 50 डिलीवरी बॉयज काम करते थे। रवि ने अपनी बाइक खड़ी की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी उसे भारी लग रही थी, जैसे कोई पत्थर बांधकर उसे नीचे खींच रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसे अपने बॉस शर्मा जी की आवाज सुनाई दी। अरे रवि, आगे आखिरकार, सुबह के 7:30 बज गए, मैंने 6 बजे तक बुलाया था। रवि ने अंदर कदम रखा। शर्मा जी एक मोटे गंजे आदमी थे जिनके पेट का आकार उनके अहंकार जितना बड़ा था। वे हमेशा रवि और बाकी डिलीवरी बॉयज पर चिल्लाते रहते थे, जैसे वो इंसान नहीं मशीनें हों। सॉरी सर, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइक बाइक की प्रॉब्लम हमेशा रहती है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है मुझे कितने डिलीवरी बॉयज मिल जाएंगे तुम्हारी जगह? सैकड़ों। अब जल्दी से ये लिस्ट लो और निकल जाओ। आज 35 ऑर्डर डिलीवर करने हैं। और सुनो, अगर एक भी कंप्लेंट आई तो 1000 रुपये काट लूंगा। रवि ने सिर झुकाकर लिस्ट ली। 35 ऑर्डर, सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक, बिना रुके, बिना थके। और अगर किसी कस्टमर ने शिकायत कर दी, चाहे डिलीवरी में देर हुई हो या नहीं, तो सारी गलती रवि की। पैसे कट जाएंगे और बॉस की गालियां अलग से मिलेंगी। पहला ऑर्डर था राजौरी गार्डन में एक फ्लैट। रवि ने जीपीएस खोला और निकल पड़ा। ट्रैफिक में फंसते हुए, लोगों से धक्के खाते हुए, धूल और धुएं में सांस लेते हुए वो वहां पहुंचा। फ्लैट का दरवाजा खोला एक आदमी ने, करीब 40 साल का, महंगे कपड़ों में। उसके हाथ में एक आईफोन था। ये लो आपके ऑर्डर।
रवि ने पैकेज आगे बढ़ाया। आदमी ने पैकेज लिया और खोलकर देखा, फिर गुस्से से बोला, ये क्या है? मैंने एक्स्ट्रा चीज के साथ पिज्जा मंगाया था, ये तो नॉर्मल चीज है। सर मुझे नहीं पता, रेस्टोरेंट से जो दिया गया वही मैं लाया हूं। तो क्या मैं रेस्टोरेंट से बात करूं? तुम डिलीवरी बॉय हो ना, तुम्हें चेक करना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगा। रवि की आवाज में गिरगिराहट आ गई। प्लीज सर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं रेस्टोरेंट से बात कर लेता हूं, नया पिज्जा मंगवा देता हूं। चली जाए तुम्हारी नौकरी, मुझे क्या, मैंने पैसे दिए हैं, मुझे सही चीज चाहिए। दरवाजा रवि के मुंह पर बंद हो गया। उसने वहीं खड़े होकर एक लंबी सांस ली। आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ दिया। ये पहली बार नहीं था, हर दिन कोई ना कोई ऐसा ही व्यवहार करता था। दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर। दिन ढलता जा रहा था और रवि की एनर्जी खत्म होती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे थे और उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन रुकने का समय नहीं था। 5वां ऑर्डर, एक बड़े से बंगलों में। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। डिलीवरी, रवि ने कहा। गार्ड ने उसे घूर कर देखा। साइड से जाओ, मुख्य गेट से डिलीवरी बॉयज नहीं आते। रवि ने कुछ नहीं कहा और बगल से घूमकर पीछे के गेट की ओर चला गया। वहां से उसे अंदर बुलाया गया। एक महिला ने दरवाजा खोला, महंगी साड़ी में, चेहरे पर मेकअप। इतनी देर क्यों लगा दी? उसने तीखे स्वर में पूछा। मैडम, ट्रैफिक था। ट्रैफिक? तुम लोग हमेशा यही बहाना बनाते हो। अब जल्दी से ये रखो और निकल जाओ। और हाँ, मैं टिप नहीं दूंगी क्योंकि तुमने लेट किया है। रवि ने चुपचाप पैकेज रखा और बाहर आ गया। टिप की उम्मीद तो पहले से ही नहीं थी, लेकिन उस महिला के व्यवहार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो एक इंसान नहीं, बस एक डिलीवरी बॉय था, जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा घिरने लगा था। रवि ने अपनी बाइक एक चाय की दुकान पर रोकी। उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उसने एक चाय और 2 बिस्कुट खरीदे। ठंडे में बैठकर वो चाय पीने लगा। बगल में 2 युवा बैठे थे, शायद कॉलेज स्टूडेंट्स। वे अपने स्मार्टफोन्स पर कुछ देख रहे थे और हंस रहे थे। यार, मेरे पापा ने कह दिया, अगर अच्छे मार्क्स आए तो नई कार दिलवा देंगे। सच? भाई तू तो सेट हो गया। रवि ने उनकी बातें सुनी और मन ही मन सोचा, कैसा होता होगा ये जीवन, जहां पेरेंट्स हों, जहां सपने हों, जहां कल की कोई चिंता ना हो। उसने चाय का आखिरी घूंट पिया और फिर से बाइक पर बैठ गया। अभी 15 ऑर्डर्स और डिलीवर करने थे। रात के 9 बजे रवि अपने आखिरी ऑर्डर के साथ एक अपार्टमेंट पहुंचा। उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, पीठ में दर्द था और आंखें बंद होने को थीं। दरवाजा खोला एक युवा लड़के ने। उसने पैकेज लिया और रवि को सिर से पैर तक देखा। भाई तुम ठीक हो? उसने पूछा। रवि चौंक गया। इतने दिनों में किसी ने यह पूछा था पहली बार। हाँ, ठीक हूं, रवि ने कहा, हालांकि वो जानता था ये झूठ था। लड़के ने एक 50 रुपए का नोट रवि की ओर बढ़ाया। ये टिप रख लो भाई, और सुनो, इतनी मेहनत करते हो, कभी अपना ख्याल भी रखा करो। रवि ने नोट लिया और धीरे से थैंक यू बोला, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो काइंडनेस, वो छोटा सा मोमेंट उसे तोड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसे किसी की काइंडनेस की कितनी जरूरत थी। रात के 10 बजे रवि अपने कमरे में लौटा। उसने अपनी जैकेट उतारी और चारपाई पर लेट गया। छत की ओर देखते हुए उसने सोचा, ये कब तक चलेगा? हर दिन यही स्ट्रगल, यही जिल्लत, यही अकेलापन। उसकी नज़र कोने में पड़े उस पुराने ट्रंक पर गई जिसमें उसके माँ बाप की चीज़ें थीं। उसने ट्रंक खोला। अंदर माँ की साड़ी, पिताजी का चश्मा और कुछ पुरानी फोटोज थीं। एक फोटो में पूरा परिवार था, माँ, पिताजी और छोटा रवि। सब मुस्कुरा रहे थे। रवि ने उस फोटो को छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार चुका हूं। लेकिन कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज थी, कोई जवाब नहीं था। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसने सीलिंग फैन की ओर देखते हुए सोचा, अगर ये फैन गिर जाए तो, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो। लेकिन फिर वो सोच में पड़ गया, क्या मरने से सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और हार होगी? वो उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी ठेला खींचते हुए जा रहा था। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए फुटपाथ पर सो रही थी। रवि ने सोचा, मैं अकेला नहीं हूं जो स्ट्रगल कर रहा है, लाखों लोग हैं जो हर दिन लड़ रहे हैं। लेकिन ये सोच उसे तसल्ली नहीं दे सकी, क्योंकि दर्द तो फिर भी दर्द था, चाहे वो अकेले का हो या लाखों का। सुबह फिर से वही अलार्म, वही रूटीन, वही जीवन। रवि ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। पैर दर्द से कराह रहे थे, पीठ अकड़ी हुई थी। फोन पर बॉस का मैसेज आ चुका था, आज 40 ऑर्डर्स हैं, जल्दी आओ। रवि ने फोन को दीवार पर दे मारा। स्क्रीन क्रैक हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से लेट गया और आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं कर सकता, मैं और नहीं कर सकता। लेकिन कहीं अंदर, बहुत गहराई में, एक छोटी सी आवाज थी जो अभी भी कह रही थी, उठो रवि, अभी हार मत मानो, अभी नहीं।
क्या रवि इस आवाज को सुनेगा या फिर अंधेरे में डूब जाएगा? ये सवाल अभी बाकी था। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान साफ था, धूप की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन रवि के लिए ये सुबह भी वैसी ही थी, बोझिल, थकी हुई और बेजान। उसने अपना टूटा हुआ फ़ोन उठाया। स्क्रीन के बीचों बीच एक बड़ी क्रैक थी, लेकिन फ़ोन अभी भी काम कर रहा था। बॉस का मैसेज चमक रहा था, सुबह 7 बजे से शुरुआत करो, आज ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। रवि ने एक लंबी सांस ली। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन जीने के लिए काम करना ज़रूरी था। उसने खुद को तैयार किया, वही पुरानी जीन्स, वही फीकी टी शर्ट और वही लाल डिलीवरी जैकेट। बाथरूम में जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। शीशे में उसकी आंखें देखीं, अब वे पहले जैसी नहीं रही थीं। उनमें एक थकावट थी, एक उदासी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। सुबह के 7 बज चुके थे जब रवि अपनी बाइक लेकर निकला। आज उसे पहली डिलीवरी जल्दी से जल्दी पूरी करनी थी, क्योंकि लिस्ट लंबी थी, करीब 40 ऑर्डर्स। उसने बाइक स्टार्ट की। आज किस्मत अच्छी थी, बाइक पहली किक में ही चालू हो गई। रवि जीपीएस पर पहला एड्रेस देख रहा था, वसंत विहार में एक अपार्टमेंट। उसने एक्सेलरेटर घुमाया और सड़क पर निकल पड़ा। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका मन एक जगह अटका हुआ था, कहीं दूर, कहीं अतीत में, जहां उसके माँ बाप थे, जहां खुशियां थीं। लेकिन आज की सुबह कुछ और लेकर आई थी। जैसे ही रवि मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि आगे ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है। गाड़ियां जाम लगी हुई थीं और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर आगे की ओर देख रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया? एक आदमी ने दूसरे से कहा। पता नहीं भाई, लगता है आगे कोई बड़ा झगड़ा हो रहा है। रवि ने अपनी बाइक साइड में खड़ी की और पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे लेट नहीं हो सकता था, बॉस का डर उसके सिर पर सवार था। वो भीड़ के बीच से होकर आगे बढ़ता गया। करीब 100 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच एक नज़ारा था जो रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। एक चमकदार महंगी वाइट BMW खड़ी थी, जिसके बोनट पर एक बड़ा स्क्रैच था, और उसके सामने एक पुरानी मारुति ऑल्टो खड़ी थी, जिसका भी बम्पर थोड़ा टूटा हुआ था। लेकिन असली ड्रामा तो बीच में हो रहा था। एक लड़की करीब 20-21 साल की अपनी BMW के पास खड़ी थी और एक मध्यम आयु के आदमी पर चिल्ला रही थी। लड़की के हाथों में डिज़ाइनर सनग्लासेस थे, जिसे वो गुस्से में हवा में लहरा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास की सारी आवाज़ें दब गई थीं। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अंधे हो क्या? लड़की चिल्लाई। मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया तुमने। सामने खड़ा आदमी, जो शायद एक मिडिल क्लास फैमिली से था, परेशान लग रहा था। मैडम जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती से ब्रेक फेल हो गया था। गलती? गलती? लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी गलती से मेरी 30 लाख की गाड़ी खराब हो गई। तुम्हें पता है स्क्रैच को ठीक करवाने में कितना खर्च आएगा? आदमी ने हाथ जोड़ दिए। मैडम प्लीज़, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। लड़की का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तुम्हें सड़क पर गाड़ी चलाने का हक नहीं है अगर तुम ठीक से चला नहीं सकते। रवि भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व था। एक तरफ वो लड़की की बात समझ सकता था, उसकी महंगी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी कितना मजबूर लग रहा था, कितना बेबस। उसने अपनी घड़ी देखी, 7:35 बज रहे थे। उसे 8 बजे तक पहली डिलीवरी करनी थी, लेकिन ये ट्रैफिक कब क्लियर होगा? सड़क पर अब और लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ लोग लड़की की तरफ थे, कुछ उस आदमी की तरफ, लेकिन कोई बीच में आकर मामला सुलझाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैडम प्लीज़, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं अस्पताल से दवाई लेने जा रहा था। आदमी ने फिर से गिड़गिड़ाना शुरू किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने अपना फ़ोन निकाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, तुम जेल जाओगे। ये सुनकर आदमी घबरा गया। नहीं मैडम प्लीज़, मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन लड़की ने उसकी एक ना सुनी। वो अपने फ़ोन पर नंबर डायल करने लगी। रवि अब और नहीं रुक सका। हालांकि उसे अपनी डिलीवरी की चिंता थी, हालांकि उसे अपनी नौकरी का डर था, लेकिन वो ये सब देखकर चुप नहीं रह सका। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और दोनों के बीच में आ गया। रुकिए, रवि ने कहा। लड़की ने उसकी ओर देखा, एक अजीब सी नज़र से, जैसे कह रही हो, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? तुम कौन हो? लड़की ने तीखे स्वर में पूछा। मैं कोई नहीं हूं, लेकिन ये सब गलत हो रहा है। आप दोनों को शांति से बात करनी चाहिए। शांति से? लड़की ने हंसते हुए कहा। तुमने मेरी गाड़ी देखी है? तुम्हें पता ही है कितनी महंगी है? और ये आदमी? मैं समझता हूं, रवि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। आपकी गाड़ी महंगी है, लेकिन ये आदमी भी इंसान है, इसके भी परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूं? अपनी गाड़ी ऐसे ही छोड़ दूं? लड़की अब और ज्यादा गुस्से में थी। रवि ने उस आदमी की ओर देखा, फिर लड़की की ओर। आप दोनों इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करिए, वे सब हैंडल कर लेंगे, पुलिस की जरूरत नहीं है।
तुम मुझे सिखा रहे हो? लड़की ने रवि की ओर कदम बढ़ाया। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? रवि ने अपनी आवाज़ शांत रखी। मैं सिर्फ मदद कर रहा हूं। आप दोनों झगड़ते रहेंगे तो ट्रैफिक जाम बढ़ता रहेगा और किसी का भी फायदा नहीं होगा। तुम चुप रहो। लड़की अब पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी थी। उस आदमी ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लड़की का गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने अपना हाथ उठाया, शायद वो उस आदमी को धक्का देना चाहती थी। रवि ने तुरंत रिएक्ट किया और बीच में आ गया। रुकिए, हाथापाई से कुछ हल नहीं होगा। लेकिन लड़की का धैर्य पूरी तरह से टूट चुका था। उसने एक जोर का धक्का मारा, लेकिन वो धक्का उस आदमी को लगने की बजाय सीधा रवि को लगा। धक्का इतना जोर का था कि रवि बैलेंस खो बैठा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे की ओर गिर गया। उसकी पीठ सड़क से टकराई और उसके हाथ छिल गए। भीड़ में से कुछ लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, अरे, लड़की ने उसे मार दिया। रवि धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसके कोहनी से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थीं। लेकिन लड़की रुकी नहीं। वो अभी भी गुस्से में थी और अब उस आदमी की ओर बढ़ने लगी। तुमने मेरी गाड़ी खराब की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस आदमी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि ने अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए फिर से उठने की कोशिश की। उसने देखा कि अब सिचुएशन और भी खराब हो रही थी। लड़की और वो आदमी अब फिजिकल ऑल्टरकेशन की कगार पर थे। रुकिए, रवि फिर से चिल्लाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में दर्द था। लेकिन दोनों ने उसे नहीं सुना। आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और लड़की ने उसे और जोर से धक्का दिया। बदले में आदमी ने भी डिफेंस में अपना हाथ उठाया और अब दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, कोई रोको इन्हें, पुलिस को बुलाओ। रवि ने अपने दर्द को साइड में रखते हुए फिर से कोशिश की। वो उठा और लड़खड़ाते हुए दोनों के बीच आ गया। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। लेकिन तभी लड़की ने एक और पंच मारने की कोशिश की और वो पंच जो उस आदमी को लगना था, टाइम पर वो आदमी हट गया और पंच सीधा रवि के चेहरे पर, उसकी नाक पर लगा। रवि की नाक से खून बहने लगा। दर्द इतना तीव्र था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से नीचे गिर गया, इस बार और ज्यादा जोर से। भीड़ में से कुछ लोग आगे बढ़े, अरे, ये क्या हो रहा है, किसी को फोन करो। लेकिन लड़की और वो आदमी अब भी झगड़ रहे थे। दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि रवि को कितनी चोट लगी है। रवि जमीन पर पड़ा था, अपनी नाक को दबाए हुए। खून उसकी उंगलियों के बीच से रिस रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे लेट हो रहा है, बॉस मेरी तनख्वाह काट देगा, मैं क्यों बीच में आया। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। 2 पुलिस ऑफिसर्स अपनी बाइक से उतरे और भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़े। क्या हो रहा है यहाँ? एक ऑफिसर ने जोर से पूछा। लड़की और वो आदमी तुरंत रुक गए। लड़की ने अपने बाल ठीक किए और ऑफिसर की ओर मुड़ी। सर, इस आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी और आप दोनों सड़क पर लड़ रहे थे, ऑफिसर ने गुस्से में कहा। आपको पता नहीं है कि इससे कितनी ट्रैफिक जाम हो रही है? दूसरे ऑफिसर ने रवि को देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। ये कौन है, इसे चोट कैसे लगी? भीड़ में से एक आदमी बोला, सर, ये लड़का दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने इसे मार दिया। ऑफिसर ने लड़की की ओर देखा। आपने इसे मारा? लड़की थोड़ी घबरा गई। मैंने गलती से, मेरा मतलब नहीं था। चलिए थाने चलिए, ऑफिसर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। नहीं सर, प्लीज, मैं। लड़की ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन ऑफिसर ने उसे रोक दिया। पहले ऑफिसर ने रवि को उठाने में मदद की। तुम ठीक हो? रवि ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, हालांकि उसकी नाक अभी भी दर्द से सूजी रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऑफिसर ने कहा। नहीं सर, मुझे डिलीवरी करनी है, मुझे लेट हो रहा है, रवि ने कहा। ऑफिसर ने उसे सिंपैथेटिक नज़रों से देखा। पहले अपनी हेल्थ देखो बेटा। अगले कुछ मिनटों में पुलिस ने दोनों, लड़की और उस आदमी को अपनी गाड़ियों के साथ एक साइड में खड़ा कर दिया। ट्रैफिक धीरे धीरे क्लियर होने लगा। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़ने लगे। रवि अपनी बाइक के पास खड़ा था, अपनी नाक को एक पुराने हैंकरचिफ से दबाए हुए। खून तो रुक गया था, लेकिन नाक सूज गई थी और दर्द कर रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 8:15 हो गए थे। पहली डिलीवरी लेट हो चुकी थी। बॉस का फोन आना शुरू हो गया होगा। रवि ने एक लंबी सांस ली। उसे अपनी हालत पर हंसी आ रही थी। मैं दूसरों को बचाने गया और खुद मर गया, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? ये तो उसकी जिंदगी का सच था, हमेशा दूसरों के लिए लड़ना और खुद पिटते रहना। उसने बाइक स्टार्ट की और अपनी पहली डिलीवरी की ओर निकल पड़ा। दिन बीतता गया। रवि ने एक के बाद एक डिलीवरीज की। हर डिलीवरी के बाद उसकी नाक और ज्यादा दर्द कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। बॉस ने कई बार फोन किया और गालियां दी। तुम इतने लेट क्यों हो? मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुनता रहा और अपना काम करता रहा। दोपहर के 3 बजे रवि ने एक चाय की दुकान पर रुककर अपनी नाक देखी। वो काफी सूज गई थी और छूने पर दर्द हो रहा था। दुकान वाले ने उसे देखा। क्या हुआ भाई, लड़ाई हो गई क्या? रवि ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस गलत जगह पर गलत टाइम पर था।
दुकान वाले ने उसे एक गिलास पानी दिया। ख्याल रखना अपना। रवि ने पानी पिया और फिर से निकल पड़ा। शाम के 7 बजे रवि अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए निकला। एड्रेस था एक बड़ी हवेली, साउथ दिल्ली के एलीट एरिया में। रवि ने जीपीएस फॉलो किया और वहां पहुंचा। हवेली सच में बहुत बड़ी थी। ऊंची दीवारें, फूलों के बगीचे और एक विशाल मेन गेट। रवि ने गेट की बेल बजाई। कुछ सेकंड्स बाद गेट खुला, लेकिन जब रवि ने सामने देखा तो वो स्तब्ध रह गया। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने सुबह सड़क पर झगड़ा किया था, जिसके पंच से रवि की नाक सूज गई थी। लेकिन अब वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक आरामदायक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, लाइट पिंक कलर की, जो उसकी फेयर स्किन पर खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल अब संवारे हुए थे, चेहरे पर एक सॉफ्ट ग्लो था और आंखों में एक अलग सी चमक। रवि की नजरें उस पर रुक गईं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक पल के लिए रवि भूल गया कि उसे क्या हुआ था। लड़की ने भी रवि को देखा। पहले तो उसे पहचान नहीं आया, लेकिन फिर उसकी नज़र रवि की सूजी हुई नाक पर गई। तुम वो हो? लड़की ने चौंकते हुए कहा। सुबह सड़क पर? रवि ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ा रहा, डिलीवरी का पैकेज हाथ में लिए। लड़की की आंखों में पहचान की एक चिंगारी उभरी और फिर वो हंसने लगी। ओ माय गॉड, तुम्हारी नाक इतनी सूज गई है। वो हंसती रही। रवि को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। ये आपका ऑर्डर है, उसने धीरे से कहा। लड़की ने उसे देखा और फिर उसकी हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। उसे एहसास हुआ कि रवि की हालत कितनी खराब है। उसकी नाक सूजी हुई थी, चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और आंखों में दर्द था। मैं मुझे माफ़ कर दो, लड़की ने सडनली सीरियस होते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी चोट लग गई है। रवि ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने पैकेज लिया, लेकिन फिर रवि को देखते हुए कहा, रुको, तुम अंदर आओ। नहीं, मुझे और डिलीवरीज करनी है। मैंने कहा रुको, लड़की ने थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहा। रवि कंफ्यूज था, लेकिन वो रुक गया। लड़की अंदर गई और कुछ सेकंड्स बाद वापस आई। उसके हाथ में कुछ आइस क्यूब्स और एक ट्यूब ऑफ क्रीम थी। ये लो, उसने रवि की ओर बढ़ाया। अपनी नाक पर लगाओ, सूजन कम हो जाएगी। रवि ने हेजिटेंटली आइस क्यूब्स लिए। और सुनो, लड़की ने कहा, मुझे सच में माफ़ कर दो। मैं बहुत गुस्से में थी सुबह। मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। रवि ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि गिल्ट और सिंपैथी थी। कोई बात नहीं, रवि ने धीरे से कहा। लड़की ने एक छोटी सी मुस्कान दी। तुम्हारा नाम क्या है? रवि कुमार। मेरा नाम आयशा है, लड़की ने कहा। दोनों के बीच एक अजीब सी साइलेंस छा गई, एक ऐसी साइलेंस जो शायद किसी नई शुरुआत का संकेत थी। रवि ने आइस क्यूब्स और क्रीम ट्यूब अपनी जेब में रखी और आयशा की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही गिल्ट थी, वही सिंपैथी। थैंक यू, रवि ने कहा और फिर मुड़कर चलने लगा। रुको, आयशा ने पीछे से आवाज दी। रवि रुक गया और पीछे मुड़ा। तुम्हें और भी डिलीवरीज करनी है? आयशा ने पूछा। रवि ने अपनी लिस्ट देखी। सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके थे। नहीं, उसने कहा, आज का काम हो गया। आयशा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। ठीक है, ख्याल रखना अपना। रवि ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। आयशा अभी भी वहीं खड़ी थी, उसे जाते हुए देख रही थी। बाइक पर बैठते हुए रवि के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। कैसी लड़की है, सुबह मार रही थी, अब माफी मांग रही है। लेकिन फिर उसने अपने आप को झटका दिया। क्या सोच रहा है रवि? वो किसी और दुनिया की है, अमीर घराने की बिगड़ी हुई लड़की, और तू एक डिलीवरी बॉय। कुछ नहीं बदलने वाला तेरी जिंदगी में। उसने एक्सीलरेटर घुमाया और अपने कमरे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी नाक पर वो क्रीम लगाई। ठंडक मिली, लेकिन दर्द अभी भी था। जब वो अपने छोटे से कमरे में पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। उसने अपनी जैकेट उतारी, चारपाई पर पड़ा और बिना कुछ खाए पिए सो गया। थकान इतनी थी कि आंखें बंद होते ही नींद ने घेर लिया। अगले 3 दिन रवि की जिंदगी वैसे ही बीते। वही रूटीन, वही डिलीवरीज, वही झड़कियां। बॉस ने उस दिन की लेट डिलीवरीज के लिए 500 रुपए काट लिए। रवि कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि बोलने से कोई फायदा नहीं। हर शाम जब वो अपने कमरे में लौटता तो उसे आयशा की याद आती। उसका वो गिल्ट से भरा चेहरा, वो सिंपैथी, वो ख्याल रखना कहने का अंदाज। लेकिन फिर वो अपने आप को समझा लेता, भूल जा रवि, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, फिर कभी नहीं मिलेगी वो तुझे। तीसरे दिन रवि को एक डिलीवरी का ऑर्डर मिला, एक ऐसी जगह जो शहर के बाहरी इलाके में थी। जीपीएस पर एड्रेस देखकर रवि को थोड़ा अजीब लगा। वो एरिया बहुत सुनसान था, लेकिन ऑर्डर था तो जाना ही था। शाम के 6 बज रहे थे, सूरज ढलने लगा था और आसमान में लालिमा फैल गई थी। रवि अपनी बाइक लेकर उस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाता गया, रास्ते सुनसान होते गए। पक्की सड़कें अब कच्चे रास्तों में बदल गईं। दोनों तरफ खेत और पुराने टूटे फूटे मकान दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कुछ लोग दूर से दिखाई दे रहे थे।
रवि को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन उसने सोचा बस डिलीवरी करके निकल जाऊंगा। जीपीएस ने बताया कि डेस्टिनेशन अब करीब 500 मीटर्स दूर है। रवि ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम की और ध्यान से आगे देखने लगा। तभी अचानक दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, चीखने की आवाज, गालियों की आवाज। रवि ने बाइक रोकी और ध्यान से सुना। आवाज पास से आ रही थी, शायद 100-150 मीटर्स आगे, जहां एक पुरानी फैक्ट्री की बिल्डिंग थी। रवि के मन में डाउट उठा, क्या हो रहा है वहां? उसे डिलीवरी करनी थी, लेकिन वो जगह ठीक उसी डायरेक्शन में थी जहां से आवाजें आ रही थीं। रवि ने बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ाई और एक पुराने पेड़ के पीछे छुप गया। जो उसने देखा वो उसकी रूह को कपा देने वाला था। फैक्ट्री के बाहर खुले में 5-6 आदमी खड़े थे, सभी लंबे चौड़े, मजबूत बनावट के, और उनके हाथों में डंडे और लोहे की रॉड्स थीं। उनके बीच में एक आदमी घुटनों पर गिरा हुआ था, करीब 30 साल का, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो आदमी चिल्लाया। लेकिन उन गुंडों ने कोई रहम नहीं दिखाया। एक बड़ा सा आदमी, शायद उनका लीडर, आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक हेवी आयरन रॉड थी। तूने हमारे बॉस को धोखा दिया, अब भुगत इसका नतीजा। और फिर रवि की आंखों के सामने उस आदमी ने आयरन रॉड उस गिरे हुए आदमी के सिर पर दे मारी। खून छलक कर बाहर आया। वो आदमी चीखा, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज दब गई। दूसरे गुंडों ने भी उसे मारना शुरू कर दिया, डंडों से, लात खूंसों से। कुछ ही मिनटों में वो आदमी बिल्कुल शांत हो गया। उसका शरीर अब हिल नहीं रहा था, वो मर चुका था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। ये क्या देख लिया मैंने? उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मैंने मर्डर देख लिया। उसने अपनी बाइक को धीरे से पीछे खींचा ताकि कोई शोर ना हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पसीना माथे पर आ गया था। लेकिन तभी उसकी बाइक के पैर से एक पत्थर टकराया। एक छोटी सी आवाज हुई, बहुत छोटी, लेकिन उस सुनसान जगह में वो आवाज काफी थी। उन गुंडों में से एक ने मुड़कर देखा। वहां कौन है? उसने चिल्लाया। रवि का दिल धक से रह गया। वो गुंडा अपने साथियों को इशारा करते हुए बोला, वहां कोई है, देखो। 3-4 गुंडे उस डायरेक्शन में दौड़ने लगे जहां रवि छुपा था। रवि ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने बाइक स्टार्ट की। पहली किक में नहीं चली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि एक्सीलरेटर पकड़ना मुश्किल हो रहा था। वहां है, पकड़ो उसे, एक गुंडा चिल्लाया। रवि ने दूसरी बार किक मारी, बाइक चालू हो गई। उसने पूरा एक्सीलरेटर घुमा दिया और बाइक को पूरी स्पीड से भगा दिया। गुंडे उसके पीछे भागने लगे। रुक जा साले, देख लिया तूने सब, अब मरेगा तू। रवि पीछे मुड़कर देख रहा था। वे लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन बाइक की स्पीड ज्यादा थी। धीरे धीरे वे पीछे छूटने लगे। लेकिन तभी रवि ने देखा कि उनमें से एक गुंडे के हाथ में फोन था और वो किसी को कॉल कर रहा था। बॉस, एक लड़का देख गया सब, रेड जैकेट में है, डिलीवरी बॉय लग रहा है, बाइक पर भाग रहा है। रवि ने पूरी ताकत से बाइक चलाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बचना है, जान बचानी है। वो मुख्य सड़क पर पहुंचा और फिर शहर की ओर मुड़ गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे पता था कि ये खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों ने उसे देख लिया था और वे उसे ढूंढेंगे। रवि की सांसें अभी भी तेज थीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। हाथ इतने कांप रहे थे कि बाइक हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। वो एक बिजी मार्केट के पास रुका और बाइक खड़ी की। वो सीट पर ही बैठ गया, अपना सिर हाथों में लेकर। क्या हो गया मेरे साथ? क्या देख लिया मैंने? उसने खुद से कहा। कुछ मिनट बाद जब थोड़ा कंट्रोल आया तो रवि ने अपना फोन निकाला। उसने सोचा, पुलिस को कॉल करूं, लेकिन अगर वे लोग पता लगा ले कि मैंने कंप्लेन की है तो। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर पुलिस को कॉल करूंगा तो मुझे केस में फंसा देंगे, कोर्ट, स्टेटमेंट्स, सब कुछ, और फिर मेरी नौकरी, मेरा खाना पीना। रवि कंफ्यूजन में था, वो नहीं जानता था कि क्या करे। तभी उसके फ़ोन पर बॉस का मैसेज आया, रवि वो डिलीवरी कहाँ है, कस्टमर वेट कर रहा है। रवि को याद आया, वो डिलीवरी, वो तो वहीं छोड़ आया था उस फैक्ट्री के पास। पैकेज अभी भी उसकी बाइक में था। उसने तुरंत बॉस को रिप्लाई किया, सर बाइक खराब हो गई थी, अभी डिलीवरी करता हूँ। लेकिन असलियत में रवि उस एरिया में वापस नहीं जा सकता था। वहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। रवि ने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट की और एक अलग रास्ते से शहर की ओर चला गया। उसने तय किया कि वो उस डिलीवरी को कैंसिल कर देगा, भले ही बॉस पैसे काट ले। रास्ते में हर कुछ मिनट में वो पीछे देखता था। हर आदमी उसे शक की नज़र से देख रहा लगता था। हर गाड़ी जो उसके पीछे आती उसे लगता था कि वे गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। पैरानोया उसे घेरने लगा। वो अपने कमरे पहुंचा और तुरंत अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद करके उसने लैच लगा दी। फिर वो चारपाई पर बैठ गया, अपना सिर हाथों में लेकर।
क्या कर दिया मैंने, गलत जगह पर था मैं, गलत टाइम पर। उस रात रवि को नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज़ पर वो चौंक जाता था। बाहर से आने वाली फुटस्टेप्स, किसी बाइक की आवाज़, यहाँ तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी उसे डरा देती थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर शैडो उसे खतरनाक लग रही थी। क्या करूं मैं, रवि ने खुद से पूछा। पुलिस को बताऊं? लेकिन अगर वे लोग मुझे ढूंढ ले तो? और अगर पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी तो? अगर वे कहें कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो? रवि के मन में 1000 सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रवि ने ऑफिस जाने का साहस नहीं किया। उसने बॉस को मैसेज किया कि वो बीमार है। बॉस ने गालियों के साथ रिप्लाई किया, लेकिन रवि ने इग्नोर कर दिया। वो पूरा दिन अपने कमरे में रहा, बाहर नहीं निकला, खाना भी नहीं खाया, बस अपने फ़ोन पर न्यूज़ देखता रहा, कहीं उस मर्डर की खबर तो नहीं आई। लेकिन कुछ नहीं आया, न टीवी पर न न्यूज़पेपर्स में, जैसे वो मर्डर हुआ ही नहीं। रवि को समझ आ गया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इन लोगों के कनेक्शंस हैं पुलिस में, मीडिया में, हर जगह। और ये एहसास उसे और ज़्यादा डरा गया। दूसरे दिन रवि को फिर से बॉस का कॉल आया। रवि, तुम कब आ रहे हो? अगर कल तक नहीं आए तो नौकरी से निकाल दूंगा। रवि ने सोचा, अगर नौकरी चली गई तो मैं खाऊंगा क्या, किराया कैसे दूंगा? लेकिन फिर दूसरा ख्याल आया, अगर वे गुंडे मुझे ढूंढ ले तो? अगर वे मुझे मार दे तो? रवि 2 रस्तों के बीच फंस गया था। एक तरफ भूख और गरीबी, दूसरी तरफ मौत का खतरा। उसने अपनी माँ की फोटो उठाई, आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, किधर जाऊं? लेकिन फोटो चुप थी, कोई जवाब नहीं था। तीसरे दिन रवि ने हिम्मत करके बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो छुपता रहा तो उसकी ज़िंदगी वैसे भी खत्म हो जाएगी, भूख से मर जाएगा। उसने अपनी बाइक निकाली, लेकिन इस बार उसने अपनी रेड डिलीवरी जैकेट नहीं पहनी। उसने एक पुरानी ब्लैक जैकेट पहनी और एक कैप भी लगाई ताकि पहचान ना आए। वो धीरे धीरे सड़क पर निकला। हर कदम पर डर लग रहा था। हर आने वाली गाड़ी, हर आदमी को वो शक की नज़र से देख रहा था। वो एक चाय की दुकान पर रुका और एक चाय ली। हाथ अभी भी काँप रहे थे। चाय का ग्लास ठीक से पकड़ना मुश्किल हो रहा था।